सब्सक्राइब कीजिए विनोद वर्मा चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि आप तक पहुंचे सभी लेटेस्ट टेक्निकल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो सर्वश्रेष्ठ ऑडियो और वीडियो क्वालिटी में। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर टॉपिक दैट इज क्लच। तो हम सब लोगों ने इसके बारे में सुन रखा है, बट वी शुड अंडरस्टैंड व्हाट इज क्लच एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लच as well as how they are differ from each other. First of all, we should know that what is clutch. Yeah. So the main thing is the shaft should be coaxial. हम किसी भी शाफ्ट की बात करें तो ये काम नहीं करेगा। क्लच के लिए इंपॉर्टेंट ये है कि वो कोएक्सियल होनी चाहिए। सेंटर ऑफ एक्सिस है वो अलाइनमेंट सेम होना चाहिए, तभी वो दो शाफ्ट को एंगेज और डिसएंगेज कर सकता है। जब भी क्लच हमारा एंगेज पोजिशन में होता है, सो व्हाट इट हैव, इट विल ट्रांसमिट द टॉर्क फ्रॉम वन शाफ्ट टू अनदर, और बेटर वी कॉल फ्रॉम ड्राइविंग शाफ्ट टू ड्रिवन शाफ्ट। जो जहाँ से पावर आ रही है, मतलब इंजन से जब पावर आ रही है, उसको आगे ट्रांसफर करने का काम कौन करता है? क्लच करता है। सो एज अ डेफिनेशन वी कैन से दैट क्लच कैन बी डिफाइंड एज अ मैकेनिकल डिवाइस विच व्हेन एंगेज्ड ट्रांसमिट पावर फ्रॉम वन शाफ्ट टू अदर कोएक्सियल शाफ्ट। ओके, सो हम पावर को ट्रांसमिट करते हैं बेसिकली बाय यूजिंग क्लचेस। तो इसके बेसिक फंक्शंस यदि हम बात करें तो फर्स्ट वन इज इट एंगेज एंड डिसएंगेज द गियर बॉक्स विद द इंजन। आप लोगों को पता है वंस योर व्हीकल इज स्टार्टेड, योर आउटपुट मीन्स एज अ पावर इट इज कंटिन्यूसली coming out of the engine. So flywheel is always rotating in this condition. Okay, so what will happen whenever you want to change your gears, then you cannot change your gears simply by shifting them. What you need is you have to disengage your power first from the engine, और वहाँ से हमें engage और disengage करने के लिए हमने जो बीच में जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया है दैट इज़ अवर क्लच। दूसरा इसका काम ये होता है ट्रांसमिट द इंजन पावर टू रोड व्हील्स स्मूथली। जब यदि एंगेज पोजीशन की हम बात करें तो जितना भी टॉर्क होता है, जितने भी हमारा इंजन पावर प्रोड्यूस करता है, उसको जो पास ऑन करता है वो क्लच के थ्रू ही होती हुई सारी ट्रांसमिशन शाफ्ट से होती हुई वो व्हील्स तक जाती है। थर्ड थिंग इज अलाउ द गियर चेंज विदाउट एनी डैमेज। जब हम गियर्स को चेंज करते हैं उस समय हम चाहते हैं कि किसी तरह का डैमेज नहीं हो गियर्स के अंदर में, और वो तभी पॉसिबल है जब हम उस टॉर्क आ रहा है आगे से इंजन से, उसको हम डिसएंगेज करें और उसके बाद ही हम उसको गियर्स को शिफ्ट कर सकें। नाउ क्लच कैसा होना चाहिए, मतलब क्लच के लिए इंपॉर्टेंट क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहला है क्लच शुड एंगेज ग्रेजुअली टू अवॉइड सडन जर्क्स। यानी कि क्या होना चाहिए, जब भी क्लच एंगेज और डिसएंगेज होता है तो वो झटके से नहीं हो, वो क्या होना चाहिए, ग्रेजुअली होना चाहिए, धीरे धीरे एंगेज हो और डिसएंगेज भी धीरे धीरे हो। सो जर्क्स विल नॉट हैपन। अदरवाइज क्या होगा कि यदि आपने एकदम से क्लच छोड़ा और क्लच ने जाके एकदम से उसके साथ में टक्कर करी, तो उससे क्या होगा, आपका एकदम से जो ट्रांसमिशन है, जो आपका गियर बॉक्स है, पहले तो वो जीरो पर था, और जैसे आपने क्लच को एकदम से एंगेज किया तो वो एकदम से ही रोटेशन उसमें रोटरी मोशन होने लग जाएगा, जिसके कारण एक तेजी से झटका लगेगा। आप लोगों ने देखा होगा कि कई बार आप बाइक को क्या करते हैं, क्लच दबा के रखते हैं और फुल एक्सेलरेट करते हैं। तो उसमें फुल जब आप रेस देते हो और क्लच को दबा के रखते हो, और जैसे ही आप क्लच को एकदम से छोड़ देते हो तो क्या होता है, आपकी बाइक एकदम से उछल जाती है, बहुत तेजी से आगे बढ़ती है, कई बार टॉपल हो जाती है, पलट जाती है। तो वो कारण क्या है कि वो जर्क का स्टेज है, वहाँ पे एक जर्क लगता है गाड़ी को, और जो ऑक्यूपेंट है या जो भी ड्राइवर है उसको। तो हमारा पहला काम है कि जो ग्रेजुअली एंगेज हो और डिसएंगेज हो। सेकंड इज शुड बी इजीली ऑपरेटेड, यानी कि क्लच को लगाना और हटाना दोनों इजीली हो सके। इसका मतलब ये है कि आपने देखा होगा पहले के टाइम पे स्कूटर्स आते थे, आप यदि गियर 1 लगा रहे हैं तो आपकी बहुत ताकत लग जाती थी उसकी गियर को दबाने में। सिमिलरली यदि आप ट्रक के अंदर बैठ के और गियर चेंज करना चाहते हैं तो आप देखेंगे जो पैडल होता है वो काफ़ी टफ होता है, बहुत टाइट होता है। तो वो चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि वो इजीली ऑपरेटिंग उसमें हो, क्योंकि बार बार हमें क्लच दबाना पड़ता है तो हम उससे फटीग हो सकता है, हम टायर्ड हो सकते हैं। थर्ड इज शुड नॉट स्लिप वाइल एंगेजिंग एंड डिसएंगेजिंग। जो क्लच की प्रॉपर्टी होती है वो ये होनी चाहिए कि उसमें फ्रिक्शन अच्छा हो, यानी कि जो मेटिंग सर्फेसेज हैं, जो दो मेटिंग सर्फेसेज चिपके हुए हैं, उनमें किसी तरह से स्लिप नहीं होना चाहिए। यदि स्लिप होगा तो क्या होगा, उसकी वजह से एक तो इफिशियंसी कम हो जाएगी क्लच की, प्लस क्या होगा, कई तरह से आपका पावर लॉस होगा। तो ये दो प्रॉब्लम हो जाती हैं, तो स्लिप को हम अवॉइड करते हैं एंगेज और डिसएंगेज करते वक्त। सिमिलरली शुड ऑक्यूपाई मिनिमम स्पेस, क्योंकि क्लच हमें लगाना आवश्यक है, हर गाड़ी में लगा हुआ होता है, तो हमें चाहिए कि जो क्लच की जगह है वो कम से कम हो।
देन वन रिक्वायरमेंट इज शुड हैव मिनिमम इनर्शिया। इनर्शिया से हम बात करते हैं कि आपने पढ़ रखा होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो उसमें बेसिकली क्या होता है कि यदि आपके पास एक व्हील है मान लीजिए और वो बहुत तेज़ी से घूम रहा है, और मान लीजिए किसी मोटर से या हाथ से आपने उसको घुमाया है, और जैसे आपने घुमाने के बाद आपने हाथ हटा लिया तो भी वो अपने आप से अपनी सेल्फ वेलोसिटी से घूमता रहता है काफ़ी देर तक। तो यदि वो भारी व्हील है तो हम सब जानते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसमें ज़्यादा होगा और वो ज़्यादा देर तक घूमेगा। लेकिन यदि हल्का व्हील है तो वो घूमेगा तो तेज, लेकिन रुक भी उतनी जल्दी जाएगा, बिकॉज इट कैन नॉट स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो हमें चाहिए कि हमारा क्लच जो है वो लाइट वेट हो। यदि हम ज़्यादा हैवी क्लच बनाएंगे तो हमारा नुकसान क्या होगा उसमें कि वी कैन नॉट अवॉइड दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो हम जैसे ही डिसंगेज करते हैं हम चाहते हैं कि उसका घूमना बंद हो जाए। यदि वो भारी होगा तो डिसंगेज होने के बाद भी क्लच का जो दूसरा पार्ट है वो घूमता रहेगा, जिससे कि आप जैसे ही गियर चेंज कर रहे हैं वहाँ पर आपको दिक्कत आएगी। और शुड नॉट बी नॉइजी। तो एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि जो भी क्लच होता है वो ज़्यादा नॉइस नहीं करे। जब भी आप अंगेज डिसंगेज करें तो वो ज़्यादा आवाज़ नहीं करें। तो ये कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट है, दे आर एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स ऑफ ए क्लच। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द बेसिक क्लच। तो क्लच की यदि हम बात करें, आप एक बार मैं फटाफट से आपको इसके पार्ट्स वापस बता देता हूँ। ये इंजन शाफ्ट है, इंजन शाफ्ट के बाद यहाँ पर फ्लाईव्हील लगा हुआ है। ये आपके पास जो दिख रही है ये क्लच प्लेट लग रही है यहाँ पर। क्योंकि ये सिंगल प्लेट है, एक ही प्लेट है, इसीलिए हम इसको सिंगल प्लेट क्लच बोलते हैं। इसके दोनों साइड में फ्रिक्शन लाइनर होता है, यहाँ पर आपका लिखा है फ्रिक्शन लाइनिंग। इसी तरह से क्लच स्प्रिंग लगी हुई है दोनों साइड पे। तो ये असल में दो नहीं है, ये पूरा एक सर्कुलर होता है। अभी मैं आपको और दिखाऊंगा डायग्राम तो उससे आपको क्लियर होगा। तो ये कई तरीके की 5 हो सकती है, 8 हो सकती है, इस तरह से कई सारी स्प्रिंग्स इसकी पूरी पेरिफेरी पे लगी होती है। दिस इज योर प्रेशर प्लेट, ठीक है। देन मूव अप, ये आपके पास क्लच शाफ्ट है जो आउटपुट शाफ्ट पे जाती है। ये आपके पास बेयरिंग लगा हुआ है, ये फलक्रम है आपके पास, ये क्लच पेडल है। ओके, तो आप यदि एग्जाम में बना रहे हैं डायग्राम तो आपको यही डायग्राम बनाना है। डोंट गो फॉर दिस काइंड ऑफ डायग्राम, ठीक है। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो यहाँ पर लेफ्ट साइड में हम बात करें तो यहाँ पर आपका इंजन होता है। तो इंजन जब रन होता है तो वहाँ से लगातार उसकी इंजन आउटपुट शाफ्ट जो होती है, इंजन से जो शाफ्ट निकलती है वो लगातार घूमती रहती है। और उसके घूमने के साथ ही हमारे पास वो जो इंजन शाफ्ट है वो डायरेक्टली कनेक्टेड होती है फ्लाईव्हील के साथ में। तो आपको ये ब्लू पोर्शन दिख रहा है, दिस इज योर फ्लाईव्हील। तो फ्लाईव्हील जैसा हमने बोला हैवी होता है। तो फ्लाईव्हील का काम क्या होता है कि जब एनर्जी नहीं मिल रही है उस समय में हम चाहते हैं कि एनर्जी को स्टोर कर सकें। तो आइडल स्ट्रोक के अंदर में जो एनर्जी हमें चाहिए होती है वो फ्लाईव्हील से ही मिलती है। और जैसे ही पावर स्ट्रोक आता है तो ये एनर्जी क्या करता है, स्टोर कर लेता है। सो दिस इज हाउ अवर फ्लाईव्हील वर्क्स। तो फ्लाईव्हील ये मान के चलिए हमेशा घूमता रहेगा इंजन जैसे ही स्टार्ट होता है। सो दिस इज योर प्रेशर प्लेट। प्रेशर प्लेट क्या करेगी, यहां पर आपको दिख रहा है क्लच प्लेट दिख रही है, ये दिस वन जिसपे मैं पॉइंटर घुमा रहा हूं, दिस इज क्लच प्लेट। और ये सिंगल प्लेट है। तो सिंगल प्लेट क्लच में क्या होगा, ये पूरी एक सर्कुलर डिस्क जैसी प्लेट है और इसके दोनों साइड में यहाँ पर और इस एंड पर यहाँ पर फ्रिक्शन लाइनर होता है। फ्रिक्शन लाइनर का मतलब क्या होता है, फ्रिक्शन लाइनर का मतलब है कि एक ऐसा मटेरियल जिसमें काफ़ी ज़्यादा फ्रिक्शन हो। लाइक यदि हम बोलेंगे कि कांच से कांच को रगड़ेंगे, हम ग्लास को ग्लास से रगड़ेंगे तो काफ़ी कम उसके अंदर में फ्रिक्शन होगा। लेकिन यदि हम बोलेंगे कि लेदर से लेदर को रगड़ेंगे तो बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन होगा, या लेदर से रबड़ को रगड़ेंगे, या फिर जूट से रगड़ेंगे, या फिर वुड से रगड़ेंगे, तो हम कहते हैं कि इनमें फ्रिक्शन कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हायर होता है। तो दे आर मोर फ्रिक्शनल। तो हम इसी तरह की फ्रिक्शनल लाइनिंग हम यहाँ पर यूज़ करते हैं दोनों साइड में। तो यानी कि आप कह सकते हैं कि पूरी क्लच प्लेट की पेरीफेरी पे दोनों साइड में हम फ्रिक्शन लाइनर यूज़ करते हैं। और ये क्लच प्लेट आपकी बिल्कुल बीच में होती है, किसके, फ्लाईव्हील के और प्रेशर प्लेट के। यहाँ पर आपका प्रेशर प्लेट इसलिए नाम दिया गया है क्योंकि ये हमेशा प्रेशर एक्सर्ट करता है, हमेशा प्रेशर लगा के रखता है किसके ऊपर में, इस सिंगल प्लेट क्लच के ऊपर में। तो नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, ये जो प्रेशर प्लेट है ये इसको दबा के रखती है अगेंस्ट योर फ्लाईव्हील। सो व्हाट विल हैपन कि ये एक ही यूनिट बन जाते हैं, ये दोनों एक यूनिट के रूप में काम करते हैं। कौन, फ्लाईव्हील एंड प्रेशर प्लेट। और बीच में इसके कौन आ जाता है, सिंगल प्लेट क्लच। प्रेशर प्लेट को हम प्रेशर कैसे देते हैं, उसके लिए हम लोगों को क्या चाहिए, हम दो तरीके यूज करते हैं, अभी हम आगे देखेंगे। या तो हम स्प्रिंग के थ्रू इसको प्रेशर देके रखते हैं, यहां पर हम स्प्रिंग लगाते हैं और स्प्रिंग के थ्रू हम इसको दबा के रखते हैं। तो प्रेशर प्लेट हमेशा क्या होती है, दबी हुई रहती है। और यहाँ पर जो स्प्रिंग्स होती हैं, कॉइल स्प्रिंग्स, वो हमेशा एक्सपांड होने की कोशिश करेंगी, तो वो इस तरफ में अपना प्रेशर क्रिएट करेगी दोनों साइड से।
और दूसरा तरीका होता है डायफ्राम बेस्ड। आप देख रहे हैं यहाँ पर एक ये आपको पर्पल कलर का एक कर्व दिख रहा है, दिस इज योर डायफ्राम स्प्रिंग। तो डायफ्राम स्प्रिंग का काम भी क्या होता है, प्रेशर क्रिएट रखना। तो ये मेटेलिक डायफ्राम है, तो मेटेलिक डायफ्राम क्या करता है, हमेशा किसको दबा के रखता है, इस प्रेशर प्लेट को। जो स्प्रिंग है वो क्या कर रही है, प्रेशर प्लेट के ऊपर में अपना प्रेशर क्रिएट की हुई है। इसी वजह से आपका फ्लाईव्हील, सिंगल प्लेट क्लच और आपका प्रेशर प्लेट, ये तीनों एज ए एक यूनिट ही काम कर रहे हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे अभी हम आगे, तो यहाँ से जो आपको टॉर्क मिल रहा है, जो टॉर्क ये इंजन से आ रहा है, वही टॉर्क से आपका फ्लाईव्हील घूम रहा है। तो यहाँ से आप देखेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। ये आपके पास फ्लाईव्हील है, यहाँ पर आपके पास क्या है, एक आपको शाफ्ट नज़र आ रही है और शाफ्ट के ऊपर में सिंगल प्लेट आपके पास क्लच लगा हुआ है और इस दर पे आपको दोनों साइड में फ्रिक्शन लाइनर दिख रहा है। सो दिस इज हाउ दिस विल एंगेज। और यहाँ पर जो आपको दिख रहे हैं ये स्प्लाइंड कहलाते हैं। स्प्लाइन शाफ्ट का मतलब क्या होता है, आप इसको राइट वाले फिगर में भी देख सकते हैं। तो स्प्लाइन का मतलब क्या होता है, यहाँ पे ग्रूव कटे हुए होते हैं। ये सिंपल शाफ्ट नहीं होती है, जबकि स्प्लाइन शाफ्ट होती है। स्प्लाइन में क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव्स आपके कटे हुए रहते हैं। लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव से आपको क्या फायदा होता है, लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव्स में ये फायदा होता है कि जो आपके पास ये आपको बियरिंग टाइप दिख रहा है, जो हब दिख रहा है जिसके ऊपर आपकी सिंगल प्लेट क्लच लगा हुआ है, ये टू एंड फ्रो मोशन कर सकता है, यानी ये आगे पीछे चल सकता है क्योंकि इसके अंदर में भी ग्रूव्स कटे हुए हैं। तो इसके ग्रूव्स आपकी शाफ्ट के ग्रूव्स के अंदर मैच हो जाते हैं और ये जो है ये इसको 1 डिग्री फ्रीडम देता है, यानी आप इसको एक्स डायरेक्शन में लेफ्ट राइट आगे पीछे कर सकते हैं। लेकिन यदि ये रोटेट होता है, मान लीजिए क्लच रोटेट हो रहा है, तो क्लच रोटेट होगा और उसी के साथ में ये अंगेज है, जो आपकी स्प्लाइन शाफ्ट है वो इसके साथ अंगेज है। तो ये यदि घूमेगा, सिंगल प्लेट क्लच यदि घूमता है तो पक्का से आपकी ये शाफ्ट भी घूमेगी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर देखने की कि आपकी क्लच शाफ्ट का इनर डाया और आपकी शाफ्ट जो बीच में लग रही है ड्रिवन शाफ्ट, उसका एक्सटर्नल डाया, दोनों के ऊपर में ग्रूव्स कटे हैं एंड दिस इज नोन एज स्प्लाइन शाफ्ट। तो स्प्लाइन शाफ्ट से ये कनेक्टेड है। तो अब होता क्या है कि जब ये अंगेज पोजीशन है, देखिए ये आपके पास प्रेशर प्लेट है, इस केस में यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये प्रेशर प्लेट है और इस प्रेशर प्लेट को हमने स्प्रिंग से सपोर्ट किया हुआ है। यहाँ पर स्प्रिंग लगाई हुई है, यहाँ पर भी आप देख रहे हैं स्प्रिंग लगी हुई है। तो ये स्प्रिंग हमेशा क्या करेगी, इसको दबा के रखेगी प्रेशर प्लेट को, और इसको दबाने की वजह से क्या होगा, जो आपका सिंगल प्लेट क्लच है वो हमेशा अंगेज पोजीशन में रहेगा। तो अब इसका वर्किंग कैसे हुआ कि जब इंजन से आपको आरपीएम मिल रहे हैं तो आपका फ्लाईव्हील घूम रहा है, और फ्लाईव्हील जब घूम रहा है तब चूंकि आपका सिंगल प्लेट क्लच इसके साथ अंगेज पोजीशन में है, तो ये अपनी टॉर्क, अपना रोटेशन किसको देगा, सिंगल प्लेट क्लच को देगा। सिंगल प्लेट क्लच जब घूमेगी तो ऑटोमेटिकली कौन घूमेगी, आउटपुट शाफ्ट घूमेगी, और ये शाफ्ट घूमेगी तो एनर्जी आपकी आगे ट्रांसफर होगी। तो हम अभी बात करें अंगेज पोजीशन की। अब क्या होता है, जब भी आपको गियर चेंज करना है उस टाइम में आपको क्या करना है, आपको इसको डिसंगेज करना है। आप चाहते हैं कि ये जो शाफ्ट घूम रही है ये घूमना बंद कर दे, क्योंकि आप फ्लाईव्हील को तो घूमने से नहीं रोक सकते, लेकिन आप चाहते हैं कि आउटपुट शाफ्ट जो है, यहाँ पर जो शाफ्ट आपकी निकल रही है क्लच से, क्लच शाफ्ट इसको नाम दिया हुआ है, ये क्लच शाफ्ट आपकी जा रही है गियर बॉक्स में। तो यदि आप गियर जब चेंज करते हैं तो आप चाहते हैं कि यहाँ पर उस समय गियर जब चेंज हो रहे हों उस टाइम में ये कोई तरह से एनर्जी आगे से नहीं ले, जिससे कि आप इजीली गियर्स को एक दूसरे से मैच करा सकें। तो उतनी सी देर के लिए हम चाहते हैं कि यहाँ पर एनर्जी आना बंद हो जाए। तो उस केस में हम क्या करते हैं, अब आप आगे आइए, ये आपको फुट पेडल दिख रहा है, ये गाड़ी का फुट पेडल है जिसको लिखा हुआ है क्लच पेडल। यहाँ पर आप पाँव रखते हैं। यही चीज टू व्हीलर्स में हाथ में होती है। जब आप क्लच लीवर दबाते हैं तो आप एक तरह से यही चीज को ऑपरेट कर रहे हैं। तो हम इस डायग्राम की बात करें तो यहाँ पर आपको क्लच पेडल दिया है और ये इसका फलक्रम है। फलक्रम मतलब इसके रेस्पेक्ट में ये क्या होगा, पुश होगा। तो जैसे ही आप इसको पुश करेंगे तो अब आप देखिए, जैसे ही आपके पास प्रेशर इसके ऊपर में अप्लाई होगा P, तो क्या होगा, ये नीचे की तरफ जाने की कोशिश करेगा, और जब ये नीचे जाएगा तो फलक्रम ये है, तो ये वाला जो पॉइंट है ये क्या करेगा, राइट आएगा। तो ये राइट आएगा, उस केस में क्या होगा, ये यहाँ पर बियरिंग लग रहा है, इसको पुश करेगा। जैसे ये इस बियरिंग को पुश करेगा तो क्या होगा, ये आप देख रहे हैं ये एक एज अ होल यूनिट है, इसी के साथ प्रेशर प्लेट कनेक्टेड है। तो जैसे ये राइट आएगा तो आपकी प्रेशर प्लेट भी राइट आने की कोशिश करेगी, और उसमें थोड़ा आपको दम लगाना पड़ेगा। वो दम क्यों लगाना पड़ेगा, बिकॉज ये फ्री नहीं है। प्रेशर प्लेट किसके अगेंस्ट काम कर रही है, स्प्रिंग फोर्स के अगेंस्ट काम कर रही है। तो आप जैसे जैसे इस पे दम लगाएंगे वैसे वैसे स्प्रिंग कंप्रेस होती जाएगी, ऊपर नीचे देख रहे हैं।
तो जैसे जैसे ये कंप्रेस होती है वैसे वैसे क्या होगा, आपका प्रेशर प्लेट दूर हटता चला जाएगा किसके ऊपर से, सिंगल प्लेट क्लच पे से। और जैसे ही इसको रूम मिलेगा, जैसे इसको जगह मिलेगी, तो क्या होगा, आपका सिंगल प्लेट क्लच ऑटोमेटिकली इससे क्या होगा, फ्लाईव्हील से डिसंगेज हो जाएगी और दूर आ जाएगी। अब ये जो आप देख रहे हैं यहां पर जो क्लच प्लेट है ये राइट में मूव करेगी, इसीलिए हमने यहां पर स्प्लाइन शाफ्ट दिया था जिससे कि हम इसके लेफ्ट राइट मोशन को अलाउ कर सकें। तो जैसे ही हम इसको राइट में मूव करते हैं, इसी के साथ में आपका क्लच जो है सिंगल प्लेट क्लच वो भी राइट में मूव हो जाता है, और राइट में मूव होते ही जो ये फ्रिक्शन लाइनर है वो इससे दूर हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये तो लगातार घूमता रहेगा, लेकिन अब इसके थ्रू यहां पर जो एनर्जी ट्रांसफर होनी थी, जो भी इसके एंगेज पोजीशंस थी, वहां से एनर्जी ट्रांसफर होना बंद हो जाएगी। और जैसे ही ये एनर्जी यहां पे ट्रांसफर होना बंद हुई तो सिंगल प्लेट क्लच क्या होगा, ये रोटेट नहीं करेगा, और ये रोटेट नहीं करेगा तो आउटपुट शाफ्ट जो है आपकी क्लच शाफ्ट ये रोटेट नहीं करेगी। तो ये यहां पर आपके पास उतनी देर के लिए जो आउटपुट पे टॉर्क है वो रिसीव होना बंद हो जाएगा। लेकिन ये इंटरमिटेंट स्टेज होती है। इंटरमिटेंट का मतलब क्या है, कुछ क्षणों के लिए, कुछ टाइम के लिए हम क्लच को एंगेज करते हैं, जैसे ही क्लच दबा के रखते हैं तब तक ये डिसएंगेज रहता है। उल्टा मत समझिएगा, जब तक हम इसको दबा के रखते हैं तब तक क्लच क्या होता है, डिसएंगेज रहता है। जैसे ही हम वापस पेडल पे से पांव उठा लेते हैं, वापस से क्या होगा, क्लच जो आप देखेंगे ये वापस से क्या होगा, लेफ्ट में आएगा, और ये स्प्रिंग इसको वापस से इसको किससे इंटैक्ट कर देगी, अपने फ्लाईव्हील से। तो वापस से आपकी जो ड्राइव है, जो टॉर्क है, वो क्या होगा, आउटपुट शाफ्ट पे मिलने लग जाएगी, और आउटपुट शाफ्ट से आपको आगे ये पावर ट्रांसमिट होती चली जाएगी। तो इस प्रकार से जब भी आपको गियर चेंज करना होता है तब आप सिर्फ क्लच को एंगेज करिए, और कुछ सेकंड बाद आप वापस से उसको छोड़ दीजिए। और हम इसको छोड़ते भी कैसे हैं, धीरे धीरे। तो अब धीरे धीरे छोड़ने का क्या कॉन्सेप्ट है वो समझिए, कि मान लीजिए ये बहुत तेज आरपीएम पे चल रहा है, मान लीजिए ये 1000 आरपीएम पर रिवॉल्व कर रहा है, कौन, फ्लाईव्हील, और अभी हमने ये क्लच को दबा रखा है। क्लच को दबा रखा है, उससे क्या होगा कि मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल ये अभी 0 आरपीएम पर है, यानी कि क्लच प्लेट बिल्कुल नहीं घूम रही है। अब क्या होगा, जैसे जैसे आप इसको एंगेज करेंगे, यानी जैसे जैसे पांव आप इस पे से हटाएंगे, धीरे धीरे हटाएंगे, तो ये धीरे धीरे क्या करेगा, आपका फ्रिक्शन लाइनर किसकी तरफ टच करेगा, फ्लाईव्हील की तरफ। और ये धीरे धीरे जैसे जैसे इसको टच करेगा, थोड़ा थोड़ा आरपीएम इस पे ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगा। मान लीजिए 1000 पर है तो पहले ये 10 आरपीएम पे रोटेट होने लगेगा, फिर 20 पर, फिर 100 पर, फिर 500 पर और 800 पर। और जैसे जैसे आप इस पे से अपना पांव हटा लेंगे और ये पूरा तरह से चिपक जाएगा, तो ये 1000 आरपीएम पे घूम रहा है, तो आपका सिंगल प्लेट क्लच भी 1000 आरपीएम पे घूमने लग जाएगा, और ये आउटपुट शाफ्ट पे भी आपको 1000 आरपीएम मिलने लग जाएंगे। तो इसीलिए कहते हैं कि हमें इसको धीरे धीरे ही छोड़ना चाहिए। यदि हम धीरे नहीं छोड़े, मान लीजिए आपने एकदम से पांव हटाया, जैसा कई बार हम करते हैं जब गाड़ी चलाना सीखते हैं, तो सबसे बड़ी दिक्कत आती है हमको क्लच छोड़ने को लेके। तो यदि हम क्या करते हैं, क्लच को एकदम से छोड़ते हैं, एकदम से छोड़ने से क्या होता है, आपका ये पार्ट एकदम से लेफ्ट में आता है, और एकदम से लेफ्ट में आने से क्या होता है, अब आप सोचिए ये 1000 आरपीएम पर है और उस समय ये 0 आरपीएम पर है, तो 1000 से सीधे 0 को जब हम टच कराएंगे तो एक बहुत झटका लगेगा, किसको, आउटपुट शाफ्ट को। तो हमारे को यहाँ पे क्या होता है, एक बहुत बड़ा जर्क लगता है, जिसकी वजह से गाड़ी उछल भी सकती है, क्योंकि 1000 आरपीएम एकदम से इस पे आने की कोशिश करते हैं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम कभी भी क्लच को एकदम से रिलीज ना करें, हम उसको ग्रेजुअली रिलीज करें, धीरे धीरे रिलीज करें, जिससे कि स्पीड क्या हो सके, सिंक्रोनाइज हो सके। तो एक वर्ड है, ध्यान रखिएगा, सिंक्रोनाइज करने के लिए। तो हम क्या करते हैं, सिंक्रोनाइज का मतलब है इसकी जो स्पीड है वही हम इस पे लेके आना चाहते हैं, लेकिन ग्रेजुअली। तो हम धीरे धीरे बढ़ाते हैं, और बढ़ाने के साथ ही हम तब तक उसको बढ़ाते जाएंगे जब तक कि फ्लाईव्हील और आउटपुट शाफ्ट आपकी सेम स्पीड पे नहीं घूमने लग जाती। तो दिस इज कॉल्ड सिंक्रोनाइजेशन। तो इसका सिंक्रोनाइजेशन इस प्लेट के साथ हो जाता है उस केस में। सो दिस इज हाउ अवर सिंगल प्लेट क्लच वर्क्स। तो आप देख रहे हैं, आपके पास ये सिंगल प्लेट क्लच का फोटो है, और राइट साइड में आपको इलस्ट्रेटिव डायग्राम बनाया हुआ है जिससे आप बेटर समझ सकें। तो ये क्लच का आपके पास टोटल वर्किंग हुआ। जैसे ही आपने ये क्लच दबाया, आप देख रहे हैं ये डायफ्राम वाले में क्या हो रहा है, डायफ्राम आपका क्या होता है, जैसे ही आप प्रेशर लगाते हैं तो क्या होता है, डायफ्राम आपका इट मूव्स। आप देख रहे हैं पहले ये गोल था, और जैसे ही आप दबा रहे हैं तो ये क्या कर रहा है, बीच की तरफ में मूव हो रहा है, जिसकी वजह से आपका जो क्लच है वो डिसंगेज हो रहा है। अब हम बात करते हैं कि सिंगल प्लेट क्लच के फायदे और नुकसान क्या हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एडवांटेजेस की। सो द फर्स्ट एडवांटेज इज सिंगल प्लेट क्लच इज स्मूथ इन ऑपरेशन सच दैट एंगेज एंड डिसंगेज ऑफ क्लच इज स्मूथ।
बहुत आराम से ये क्लच अंगेज और डिसंगेज होता है और बहुत सिंपल इसकी कंस्ट्रक्शन होती है। तो इसके अंदर में आप देखेंगे कोई जर्क नहीं आते हैं, स्मूथ कनेक्शन होता है। ये बहुत अच्छी बात है सिंगल प्लेट क्लच की। सेकेंड इज वेरी लेस स्लिप अकर्स इन इट्स ऑपरेशन। तो जो स्लिप होती है, स्लिप किसको बोलते हैं? मान लीजिए 1000 आरपीएम पे घूम रहा है और जो आपने उसके साथ अंगेज कराया है, यदि वो मान लीजिए 900 आरपीएम पे घूम रहा है, तो इसका मतलब 100 आरपीएम की उसमें स्लिप है। तो स्लिप वही है कि जितने पर ड्राइवर घूम रहा है उतने पे ड्रिवन को घूमना है, लेकिन यदि वो उतना नहीं घूम पा रहा है, कुछ बीच में लैग हो रहा है, तो उसी को हम स्लिप बोलते हैं। स्लिप ओनली अकर्स ड्यूरिंग द एंगेजमेंट ऑफ क्लच एंड आफ्टर दैट नो स्लिप अकर्स एंड फंक्शनिंग बिकम्स वेरी स्मूथ। हमने बोला ऐसा नहीं कि स्लिप नहीं होती है, लेकिन कब होती है? जब हम एंगेज करते हैं इसको, यानी कि जब हमारी फ्लाईव्हील फुल आरपीएम पे घूम रही है और हम अपनी क्लच प्लेट को धीरे धीरे छोड़ रहे हैं, ग्रेजुअली क्लच प्लेट को हम उसकी तरफ लेके जा रहे हैं, तो क्या होता है? शुरुआत में मैंने आपको जैसा बताया कि यदि 1000 आरपीएम पर आपका फ्लाईव्हील है, तो पहले आपकी क्लच प्लेट 10 पे घूमेगी, फिर 20 आरपीएम पे घूमेगी, फिर 50 पे, फिर 100 पर। तो शुरुआत में स्लिप होती है और हम जानबूझ के उस स्लिप को रखते हैं जिससे कि क्या हो, जो आपका आरपीएम है वो ग्रेजुअली इंक्रीज हो। तो ये होती है, लेकिन जैसे ही वो फुल एंगेज हो जाता है, यानी हम हमारा पाँव हटा लेते हैं क्लच पेडल से, तो क्या होता है? वो एक एज ए सिंगल यूनिट काम करने लग जाता है। कौन? फ्लाईव्हील, सिंगल प्लेट क्लच और प्रेशर प्लेट। तो इस वजह से क्या होता है? उनके बीच में कोई स्लिप नहीं रहती। जितना आरपीएम पे फ्लाईव्हील है उतने ही आरपीएम पे हमारा आउटपुट शाफ्ट रन करता है। थर्ड इज पावर लॉस इज वेरी लेस। मैंने आप लोगों से कहा था यदि स्लिप होगी तो पावर लॉस होगा, यदि स्लिप नहीं होगी तो पावर लॉस बहुत कम होगा। होता तो है लेकिन इतना नहीं होता है। क्यों होता? कहाँ है? अब मैं वापस इस बात पे आता हूँ। वेरी लेस क्यों बोला हमने ये नहीं बोला कि देयर इज नो पावर लॉस, वी शुड से देयर इज लेस पावर लॉस। वाई? बिकॉज आपसे अभी अभी हमने बात करी, जब भी हम उसको वापस एंगेज करते हैं तो हम क्या करते हैं? उसको ग्रेजुअली एंगेज करते हैं। तो कुछ देर के लिए तो हम जानबूझ करके उसकी पावर को पूरा ट्रांसफर नहीं होने दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि पावर लॉस तो हो रहे हैं, बट इट इज इन आवर बेनिफिट, तो हम इसको कंसिडर करते हैं। ओके, सो पावर लॉस इज देयर बट वेरी वेरी लेस। देन फोर्थ इज वेरी लेस हीट इज जनरेटेड एज ओनली वन क्लच प्लेट इज यूज। तो आप देखिए, जब भी कोई दो सरफेसेस मेटिंग सरफेस होते हैं, जब वो टच होते हैं और उनमें पावर ट्रांसमिशन हो रहा है, तो कहीं ना कहीं हीट डेवलप होने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन सिंगल प्लेट क्लच है, जो आपका पास जो कनेक्टेड एरिया है दोनों के, यदि हम बात करें इसमें, देखिए आप आपस से, तो ये जो एरिया है, एनर्जी ट्रांसफर किसके थ्रू हो रहा है? ये एरिया के थ्रू। जहां जहां फ्रिक्शन लाइनर दिख रहा है आपको, उतना एरिया क्या हो रहा है? इसके कांटेक्ट में आ रहा है। तो इतना एरिया यदि आप इसको निकालेंगे तो कैसे निकाल सकते हैं इस एरिया को? आप यदि इसको एक सर्कुलर डिस्क मानते हैं, मान लीजिए पूरी सर्कुलर डिस्क है, तो एक बार आप रेडियस ले लीजिए बाहर का, तो पूरा का एरिया निकाल लीजिए कैपिटल डी के हिसाब से, पाई आर स्क्वायर कर लीजिए, आर कैपिटल रख दीजिए यहाँ तक का, मतलब इस सेंटर से लेके कैपिटल आर तक का एरिया निकाल लीजिए, माइनस इसको स्मॉल आर मान लीजिए, तो पाई आर स्क्वायर स्मॉल आर का रख दीजिए। तो ये जब आप माइनस कर देंगे तो जो एरिया मिलेगा आपको, एक तरह से डोनट शेप का एरिया मिलेगा, वो एरिया जो है वो आपका कौन सा है? मेटिंग सरफेस का एरिया है। तो ये एरिया कम होने की वजह से क्या होता है? आपका जो हीट डेवलपमेंट है वो कम होता है। ठीक है, तो हीट जनरेटेड कम होती है क्योंकि सिंगल प्लेट इसमें यूज होती है। द ऑपरेशन इन दिस टाइप ऑफ क्लच इज वेरी फास्ट, यानी कि हम क्या करते हैं, जैसे ही क्लच को एंगेज और डिसएंगेज करते हैं तो ऑपरेशन जो है, मतलब हमारा लगाना और हटाना दोनों ही बहुत फास्ट होता है इसके अंदर में। अब इसमें देखते हैं कि नुकसान क्या है। व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ सिंगल प्लेट क्लच? द कैपेसिटी ऑफ टॉर्क ट्रांसमिशन इज लेस। अब बात आती है टॉर्क ट्रांसमिट कैसे होती है। अभी अभी मैंने आपको बताया कि ये जो एरिया है, ये कहीं ना कहीं रोल प्ले करता है इस आरपीएम को यहाँ ट्रांसफर करने के लिए। लेकिन मान लीजिए मैं इस 1000 आरपीएम को बढ़ा के 1500 कर दूं, 2000 कर दूं, 3000 कर दूं, तो कहीं ना कहीं इसमें लैगिंग शुरू हो जाएगी, क्योंकि उतना सरफेस एरिया इसके साथ बाइंड करने के लिए सफिशिएंट नहीं है। तो हमें क्या चाहिए? हम चाहते हैं कि सरफेस एरिया को बढ़ाएं। तो ज़्यादातर लोग यही कहते हैं कि सरफेस एरिया बढ़ाना है तो इसको प्लेट को बड़ा करते जाओ। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, रेडियस बढ़ाते जाइए, कैपिटल डी बढ़ाते जाइए, स्मॉल जो डी है उसको कम करते जाइए। बट कितना बढ़ाओगे डी को? मतलब एक लिमिटेशन तो आएगी। मान लीजिए आपको एक क्लच बनाना है, अब वो 5 सेंटीमीटर उसका डाया है, तो अब क्या होगा? आप बोलते हैं कि मुझे ज़्यादा टॉर्क ट्रांसफर करना है तो 6 सेंटीमीटर कर दीजिए, 7 सेंटीमीटर कर दीजिए। ऐसा तो नहीं है कि आप उसको 20 सेंटीमीटर चौड़ा बना देंगे। 20 सेंटीमीटर का डाया वहाँ फिट ही नहीं होगा, क्योंकि उसका
साइज बढ़ जाएगा, जो क्लच है वो उसका साइज बहुत बड़ा हो जाएगा। तो अब हमारे लिए दिक्कत क्या शुरू हो गई कि हम एक लिमिट से ज़्यादा पावर ट्रांसमिशन नहीं कर सकते हैं इन दैट सिंगल प्लेट क्लच। तो ये एक हमारे लिए एक नेगेटिव पॉइंट है। सेकेंड इज द साइज ऑफ दिस क्लच इज बिग इवन फॉर लेस टॉर्क ट्रांसमिशन। क्यों? अभी हमने बोला कि आपके पास एक ही डिस्क है, सिंगल प्लेट है, इसीलिए क्या होता है आपको मिनिमम कुछ साइज तो रखना ही पड़ता है और इसी वजह से इसका साइज हमेशा ही बड़ा रहता है। मतलब ये प्रैक्टिकली साइज में बड़ा ही रहते हैं, सिंगल प्लेट क्लच बड़े होते हैं कंपेयर टू मल्टी प्लेट। अभी हम पढ़ेंगे मल्टी प्लेट। देन इट इज ड्राई क्लच सो इट रिक्वायर्स टू प्रिवेंट इट फ्रॉम मॉइस्चर। तो हमारा क्या होता है, ये जो क्लच है सिंगल प्लेट क्लच जनरली ड्राई फॉर्म में ही यूज होता है, जबकि हम देखेंगे आगे मल्टी प्लेट क्लच जो होता है वो आपका वेट कंडीशंस में भी यूज हो सकता है, लेकिन सिंगल प्लेट क्लच वेट कंडीशन में यूज नहीं होता है। सो बिकॉज ऑफ ड्राई क्लच इट रिक्वायर्स टू प्रिवेंट इट फ्रॉम मॉइस्चर। तो मॉइस्चर यदि आ जाता है, और मॉइस्चर आने से क्या होगा, मान लीजिए मैं आपसे कहूँ कि आप एक रस्सी पे लटक रहे हैं, एक मान लीजिए आप गिर गए और एक रस्सी को पकड़ के लटक रहे हैं खाई में, और दूसरा ही आपका दोस्त है वो भी खाई में लटका हुआ है रस्सी को पकड़ के, लेकिन उसकी रस्सी थोड़ी सी गीली है, मॉइस्चर है उसमें। अब बताइए कि किसकी ग्रेस्प अच्छी होगी, विथ मॉइस्चर और विदाउट मॉइस्चर? विदाउट मॉइस्चर। वाई? ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड वाई। ठीक है, तो आपका जो ग्रिप होता है वो क्या होता है, अच्छा होता है ड्राई कंडीशन में। ठीक है, तो मॉइस्चर जैसे ही आ जाता है तो आपको दिक्कत शुरू हो जाती है, आपका क्लच जो होता है वो स्लिप करने लग जाता है कहीं ना कहीं। वो जैसे हाथ स्लिप होता है उसी तरह से एक क्लच जो होता है वो आपका क्या होता है, फ्लाईव्हील के साथ में स्लिप करने लग जाता है और वहीं पे अपनी लॉसेस शुरू हो जाते हैं। तो ये एक और ड्रॉबैक है। फोर्थ ड्रॉबैक इज चांस टू टीयर एंड वियर इज हाई इन सिंगल प्लेट क्लच। तो जो टीयर एंड वियर है, जो घिसता है वो ज़्यादा जल्दी से घिसता है। आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि अपने घर में जिनको गाड़ी सही से चलानी नहीं आती है, खासकर बुजुर्ग लोग होते हैं या कई बार लेडीज गाड़ी चलाना सीखती हैं, तो वो क्लच पूरा नहीं छोड़ती हैं, वो थोड़ा थोड़ा क्लच छोड़ती हैं और क्लच को दबा के रखती हैं। उस केस में क्या होता है, मैं आप लोगों को यहाँ पे इससे दिखाना चाहता हूँ कि क्लच आपका न तो पूरा डिसंगेज होता है ना वो अंगेज होता है, यहाँ पर ये हल्का हल्का टच होता रहता है। और वो हल्का हल्का टच होने से क्या होता है, कुछ पावर ट्रांसमिट होती रहती है, लेकिन यहाँ पर स्लिप भी बहुत ज़्यादा होती है। और यदि आपकी स्लिप ज़्यादा होती है तो उस केस में क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होती है। और जैसे जैसे यहाँ हीट प्रोड्यूस होती है वैसे वैसे ये जो मटेरियल है, कौन सा मटेरियल, फ्रिक्शन लाइनर जो है, ये मटेरियल डिग्रेड होना शुरू हो जाता है, इसकी प्रॉपर्टीज कम होने लग जाती हैं। तो इससे एक तो नुकसान ये हुआ कि ये अच्छा काम नहीं करेगा, दूसरा ये कभी कभी बर्न आउट भी हो जाता है, इतना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाता है। अपन कई बार सुनते हैं क्लच प्लेट जल गई, वो कब होता है, जब आप हाफ क्लच एंगेज करते हैं। हाफ क्लच जब भी आप एंगेज करते हैं तो उसको अवॉइड करना चाहिए। आप जब भी क्लच सिर्फ मुश्किल से मुश्किल 5 सेकंड के लिए यूज करिए। आपको धीरे गाड़ी चलानी है तो आप गियर डाउन कर दीजिए, 1 पे चलाइए। जनरली क्या होता है, हम यदि मान लीजिए 2, 3, 4 पे गाड़ी को चला रहे हैं और सामने कोई आ जाता है या हम भीड़ भाड़ वाले इलाके में भी जाते हैं तो हम क्या करते हैं कि हम गियर डाउन नहीं करते, हम क्लच को आधा दबा देते हैं। जनरली ऐसा ही होता है। मेरे ख्याल से 50% स्टूडेंट्स, आप लोगों ने गाड़ी चला रखी होगी तो आप देखते हैं कि बाइक हो या कार हो, हम क्या करते हैं, उसके क्लच से ऑपरेट करने की कोशिश करते हैं उसकी स्पीड को, जो कि गलत है। हमें चाहिए कि यदि स्पीड कम हो रही है तो हम एक बार के लिए क्लच दबाएं और उसको फर्स्ट गियर में ले लें, क्योंकि हमें धीरे चलना है। जब स्पीड बढ़ेगी तो हम क्लच दबा के वापस सेकंड, थर्ड, फोर्थ ले लें। लेकिन ऐसा बिल्कुल ना करें कि आप आधा क्लच दबा करके स्पीड को मेंटेन करने की कोशिश करें, वरना क्या होगा आपका, अब आप यहां डायग्राम से समझ पा रहे हैं कि आप उस केस में क्या कर रहे हैं, इसको पार्शियली एंगेज कर रहे हैं और पार्शियली एंगेज करने से आपका क्लच तुरंत से घिस जाएगा और खराब हो जाएगा। ठीक है, तो ये कंडीशन आपके पास रहती है एज ए ड्रॉबैक सिंगल प्लेट क्लच में। अब बात करते हैं एप्लीकेशंस की। सो एप्लीकेशंस की बात हम करें तो सिंगल प्लेट क्लच आर यूज्ड इन ट्रक्स, बसेज एंड कार्स। तो जहां भी आपके पास स्पेस की प्रॉब्लम नहीं है, स्पेस आपके पास सफिशिएंट है, वहां हम सिंगल प्लेट क्लच यूज कर सकते हैं। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि मान लीजिए आप 5 सेंटीमीटर का आपका डाया है, तो आप यदि ज़्यादा टॉर्क ट्रांसमिट कर रहे हैं तो 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर का बना सकते हैं। लेकिन 7 सेंटीमीटर का क्लच आप बाइक में नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि बाइक में आपके पास इतनी जगह नहीं होती है कि आप एक बड़ा प्लेट का क्लच वहाँ लगा सकें। तो इसलिए छोटी गाड़ियां जो होती हैं या जो हाई स्पीड होंगी वहां पर हम इसको यूज़ नहीं कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, बड़े जो ट्रक्स हैं या बसेज हैं वहां पर हम सिंगल प्लेट क्लच को यूज़ करते हैं, क्योंकि वहाँ बड़ा क्लच हम दे पाते हैं। दूसरी, सिंगल प्लेट क्लचेज यूज वेयर लार्ज
रेडियल स्पेस इज अवेलेबल। तो हमें चाहिए कि जहाँ पर हम बड़ा व्हील लगा सकें, जहाँ पर बड़े व्हील को फिट और रोटेट करने की जगह मिल सके, वहीं हम इसको यूज़ करते हैं। मान लीजिए आप बात करते हैं कि आप अपने लैब में एक क्लच यूज़ करना चाहते हैं, तो आपके पास लैब में बहुत जगह है, तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आप मल्टीप्लेट क्लच वहाँ यूज़ करें। तो आप क्या कर सकते हैं, आप सिंगल प्लेट क्लच से ही अपना काम चला सकते हैं लैब में। इसी तरह से एज सफिशिएंट एरिया इज अवेलेबल फॉर द हीट डिसिपेशन इन सिंगल प्लेट क्लच, नो कूलिंग ऑयल इज रिक्वायर्ड, देयरफॉर सिंगल प्लेट क्लचेस आर ड्राई टाइप। समझ रहे हैं, क्योंकि हीट डिसिपेशन इतना ज़्यादा नहीं होता है, सिंगल प्लेट है और वो भी दोनों साइड में ओपन है। यदि सिंगल प्लेट जब लग रही है तो आपने देखा दोनों साइड में ओपन है, यदि हम वापस डायग्राम पे चलें तो ये दोनों साइड से ओपन है, तो दोनों साइड से हीट डिसिपेशन इसका रेगुलर होता रहता है, इसीलिए इसमें ड्राई टाइप ही क्लच बनाया जाता है, इसमें वेट टाइप क्लच नहीं बनाया जाता है। ओके, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ये इसकी एप्लीकेशंस हैं। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर मल्टीप्लेट क्लच। अब देखिए सिंगल प्लेट और मल्टीप्लेट में ध्यान से वापस से कि हमारे लगभग सारी चीज़ें वही हैं, हमने सिर्फ कुछ चेंजेस किए हैं, वो किए हैं नंबर ऑफ प्लेट में, बाकी सब कुछ सेम है। हम लेफ्ट से शुरू करते हैं वापस से। यहाँ पर इंजन है, उसके साथ में आपका फ्लाईव्हील अटैच्ड है, और राइट साइड से हम बात करें तो ये आउटपुट शाफ्ट है, क्लच शाफ्ट है, और आपके पास वही बेयरिंग है, वही आपके पास जो क्लच पेडल लगा हुआ है, फलक्रम है, इसको आप दबाएंगे तो ये क्या होगा, आपका राइट में मूव करेगा, और राइट में मूव करेगा तो यहाँ पर स्प्रिंग यहाँ ना लगा के एक ही पार्ट पे हमने क्या किया, स्प्रिंग यहीं पे लगा दी अंदर की साइड में। अब आप देख रहे हैं, तो जो प्रेशर प्लेट है वो क्या हो गई, एक पूरी की पूरी यूनिट हो गई। यानी यहाँ पर आप देखेंगे तो प्रेशर प्लेट ये एक आपको दिख रही है हैचिंग, इसके अंदर में ये हैचिंग आपकी यहाँ तक जा रही है और ये अंदर तक जा रही है। तो ये प्रेशर प्लेट क्या करती है, न सिर्फ यहाँ पे फर्स्ट वाले पे प्रेशर बनाती है, लेकिन ये क्या करती है, यहाँ से जुड़ी हुई है। देखिए यहाँ पर ये सेकंड नंबर है, इसी तरह से आप आगे जाएंगे तो ये थर्ड नंबर है, इसी तरह से यहाँ पे जाएंगे तो फोर्थ नंबर है। तो ये चारों प्लेटें एक साथ जुड़ी हुई हैं, और जैसे ही आप इसको यहाँ पे प्रेस करते हैं तो ये वाली प्लेट किसको, फर्स्ट वाले को प्रेस करती है, यानी फर्स्ट फ्रिक्शन लाइनर को प्रेस करती है। और ये जो प्लेट है, यदि इसको एक बार के लिए सिंगल प्लेट माने तो ये प्लेट आपकी अटैच हो रखी है, देखिए यहाँ पर नजर आ रहा है इस तरीके से। और सेकंड प्लेट आपके पास अटैच हो रखी है फ्लाईव्हील, ये सारी फ्लाईव्हील से कनेक्टेड है। यानी जब ये घूम रही है तो ये भी घूम रही है, ये भी घूम रही है, और ये भी घूम रही है, और ये भी घूम रही है। यानी 4 फ्लाईव्हील के पार्ट लगातार घूम रहे हैं जो अंदर तक है, ठीक है, ये आपके पास घूम रहे हैं। और इसी तरह से जो आपके पास मैंने आपको बताया था स्प्लाइन शाफ्ट होती है जिसके ऊपर में ये कनेक्टेड है, तो ये देखिए यहाँ पर आपके ये स्प्लाइन शाफ्ट से कनेक्टेड है। और प्रेशर प्लेट जो है आपके पास ये इसी सिंगल यूनिट में ही है। एंड दिस फोर्स स्प्रिंग आपको दिख रही है, ये क्या करती है, हमेशा इसको लेफ्ट में दबा के रखने की कोशिश करती है। तो जब हम एंगेज पोजीशन की बात करें तो ये प्रेशर प्लेट क्या करेगी, इसको प्रेस करके रखेगी। और यहाँ पर ये जो आपको मल्टीप्लेट दिख रही है, मल्टीप्लेट के दोनों साइड में फ्रिक्शन लाइनर है। इसी तरह से ये दूसरी मल्टीप्लेट है, इसके दोनों साइड में फ्रिक्शन लाइनर है। ये तीसरी मल्टीप्लेट है, इसके दोनों साइड में फ्रिक्शन लाइनर है। तो जैसे ही ये प्रेशर प्लेट लेफ्ट में मूव रहती है नॉर्मल कंडीशन में, तो ये इसको प्रेस रखती है, तो जितने फ्लाईव्हील से आरपीएम आ रहे हैं वो सिर्फ एक ही प्लेट से अंदर नहीं जाते हैं, वो चारों प्लेट से होते हुए इसके अंदर में जो आपके पास इंटरनल शाफ्ट है उसको अपना पावर ट्रांसमिट करते हैं। तो प्रेशर प्लेट क्या करती है, उनको एंगेज रखने का काम करती है। तो 99% केसेस में क्या होता है, जब आपका क्लच होता है वो एंगेज पोजीशन में होता है। अब जैसे ही हम बात करते हैं इसको हम दबाते हैं डिसएंगेज करने के लिए, उस केस में क्या होता है, जैसे हम इसको नीचे प्रेस करते हैं आपका ये पूरा का पूरा राइट में मूव करता है और ये राइट में मूव करता है। तो ये जो आपको दिख रहा है प्रेशर प्लेट क्या कर रही है, राइट में मूव कर रही है। साथ ही साथ में जो ये जो आपके पास स्प्लाइन शाफ्ट है, इसके ऊपर में जो आपके पास मल्टीप्लेट लगी हुई है, ये पूरी की पूरी क्या करती है, राइट में मूव होने लगती है। और जैसे जैसे राइट में मूव होती है तो क्या होता है, यहाँ पर आपका स्पेस क्रिएट हो जाता है, किसके बीच में, फ्लाईव्हील के बीच में और फ्रिक्शन लाइनर के बीच में। ये फ्लाईव्हील की शाफ्ट दिख रही है, इस फ्लाईव्हील की डिस्क है इसके बीच में, और फ्रिक्शन लाइनर के बीच में। तो ये जैसे ही गैप क्रिएट होता है तो इसकी आरपीएम सिर्फ यहीं तक पहुंचती है, लेकिन वो आरपीएम इस तक नहीं पहुंचती है। और यदि ये नहीं घूमेगा तो आपके पास आउटपुट शाफ्ट नहीं घूमेगी। तो हमने फ़र्क क्या किया, देखा जाए तो जहाँ पर हम सिंगल प्लेट यूज़ कर रहे थे वहाँ पर एक ही प्लेट ना यूज़ करके हमने मल्टीपल प्लेट यूज़ किए हैं। सो इफ़ वी आर यूजिंग मोर देन वन प्लेट देन वी कॉल इट मल्टी प्लेट क्लच। यदि आप इसका डायग्राम देखें यहाँ पर, तो ये आपके पास देखिए, मैंने आपको बताया था कि एक डायफ्राम टाइप स्प्रिंग होती है, वो ऐसी होती है। तो डायफ्राम टाइप स्प्रिंग के अंदर में खास बात क्या होती है, मेटेलिक होती है और यहाँ पर कट लगे हुए हैं, ये देखिए
तो आप जैसे इसको दबाते हैं तो डायफ्राम क्या होता है, अंदर की तरफ जाता है और ये इसको रिलीज कर देता है। तो ये जो आपको दिख रही है ब्लैक कलर की, ये आपकी मल्टीप्लेट क्लच है, ये इनको डिसंगेज कर देता है और ये आपका फ्लाईव्हील का पोर्शन है। और फ्लाईव्हील का पोर्शन नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, तो हर एक जो प्लेट है मल्टीप्लेट वो कहीं ना कहीं आपकी फ्लाईव्हील के साथ में कनेक्टेड और डिसकनेक्टेड होती रहती है। तो दिस इज हाउ आवर मल्टीप्लेट क्लच वर्क्स। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर हमें कूलिंग के लिए कितनी जगह मिल रही है। तो आप देखेंगे ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो गया है, यहाँ पर इतनी हवा को पार होने के लिए जगह नहीं मिल रही है। तो क्या होता है, यहाँ पर हीट जो डेसिपेशन है वो सिंगल प्लेट के कंपैरिजन में प्रॉपर नहीं हो पाता है। तो इसी वजह से हम क्या करते हैं, इसमें दोनों ऑप्शंस रखते हैं। हम इसको ड्राई भी यूज़ करते हैं और हम इसको वेट भी यूज़ कर सकते हैं। वेट क्लच प्लेट का मतलब क्या हुआ, वेट मल्टीप्लेट क्लच होती है जब आप इस पूरे को एक हाउसिंग में बंद करके और इसमें ऑयल भर देते हैं। तो ये काम तो वैसे ही करेगी जैसे अभी हमने डिस्कस किया, लेकिन ये पूरा का पूरा ऑयल में सबमर्ज रहता है, डूबा हुआ रहता है और ये पूरा का पूरा उसी में काम करता है। उससे फ़ायदा क्या होता है कि अपनी हीट को, जो हीट डेसिपेट हो रही है, निकल रही है, उसको क्या करता है, ये ऑयल को देता रहता है और ऑयल अपनी उसको क्या करता है, टेम्परेचर को मेंटेन कर पाता है। तो दिस इज हाउ आवर मल्टीप्लेट क्लच वर्क्स। तो अभी हमने जैसे बात करी कि देयर आर 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मल्टीप्लेट क्लच। वन इज मल्टीप्लेट क्लच, दैट इज वेट क्लच. When the clutch is operated in an oil bath, it is called a wet clutch. In this clutch plate, thin plates of steel fitted to engine shaft by means of driving shaft and phosphorus bronze plates are fitted to the clutch shaft. यानी क्लच शाफ्ट कौन सी होती है, राइट वाली शाफ्ट को क्लच शाफ्ट बोलते हैं और इंजन शाफ्ट लेफ्ट वाली को बोलते हैं। बाय मीन्स ऑफ ड्रिवन शाफ्ट, मल्टीप्लेट क्लच हैज ग्रूव्ड सरफेस फॉर अलाउइंग द ऑयल टू फ्लो थ्रू देम। यानी कि उसमें क्या होता है, सिंपल प्लेट ना होकर के उनमें ग्रूव्स रहते हैं, जिससे कि जो ऑयल होता है वो उन ग्रूव्स में से होता हुआ नीचे चला जाए। दीज ग्रूव्स डिक्रीज हीट जनरेशन व्हेन एंगेज एंड डिसएंगेज ऑपरेशंस। तो इससे फायदा क्या होता है, उन ग्रूव्स में ऑयल रहता है जिसकी वजह से जब भी आप एंगेज डिसएंगेज करते हैं तो हीट जो जनरेट होती है वो इजीली डेसिपेट हो जाती है। इसी तरह से मल्टीप्लेट ड्राई क्लच, when the clutch is operated dry, it is called dry clutch. This clutch has plates with friction material the same as in single plate clutch. तो इसमें बिल्कुल बनावट जो होती है ड्राई प्लेट की वो सिंगल प्लेट क्लच की तरह ही होती है, बस अंतर क्या होता है, इसमें जो प्लेट होती हैं वो एक से ज़्यादा होती हैं, 2 भी हो सकती हैं, 3 भी हो सकती हैं, 4 भी हो सकती हैं, डिपेंड्स। तो ये आपके पास 2 टाइप के मल्टीप्लेट क्लचेस हो गए। मल्टीप्लेट के लिए अब हम फायदा देखें तो बिल्कुल उसका रिवर्स हो गया जो सिंगल प्लेट का था। मल्टीप्लेट क्लच ट्रांसमिट्स हाई टॉर्क बिकॉज ऑफ द नंबर ऑफ फ्रिक्शन सरफेस। अब हमने क्या किया, जैसे जैसे नंबर ऑफ प्लेट्स बढ़ाई तो फ्रिक्शन सरफेस एरिया बढ़ गया, तो एरिया बढ़ने से आपका ज्यादा टॉर्क ट्रांसमिशन होना पॉसिबल हो गया। द ओवरऑल डायमीटर ऑफ मल्टीप्लेट क्लच इज रिड्यूस्ड कंपेयर टू द सिंगल प्लेट क्लच एंड ट्रांसमिट द सेम टॉर्क। मान लीजिए हम बोलते हैं कि 100 न्यूटन मीटर हमको टॉर्क ट्रांसमिट करना है और सिंगल प्लेट हमें क्लच यूज करना है, तो हो सकता है 10 सेंटीमीटर की डायमीटर की एक सिंगल प्लेट क्लच बनता है। लेकिन यदि हम बोलते हैं कि हमें साइज रिड्यूस करना है तो हम हो सकता है कि छोटे साइज में 20-20 न्यूटन मीटर ट्रांसफर करने के लिए 5 प्लेटें लगा दें, तो ओवरऑल जो हमारे पास जो 10 सेंटीमीटर का डाया था हो सकता है वो 2 या 3 सेंटीमीटर का क्लच बन जाए। तो अल्टीमेटली कहने का मतलब यह है कि जब भी हम मल्टीप्लेट की तरफ जाते हैं तो साइड्स रिड्यूस हो जाता है, कॉम्पैक्ट हो जाता है। थर्ड इज इट इज यूज इन हैवी व्हीकल्स एंड रेसिंग कार्स टू ट्रांसमिट हाई टॉर्क। आप जानते हैं हैवी व्हीकल्स के अंदर में बहुत ज़्यादा टॉर्क ट्रांसमिशन होता है, तो वहाँ पर हम लोग एक तो मल्टीप्लेट क्लच काम में लेते हैं। इसी तरह से बहुत हाई स्पीड में जब हमें टॉर्क ट्रांसफर करना होता है तो हम रेसिंग कार्स के लिए भी इसको यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज इन 2 व्हीलर्स वेयर देयर इज लिमिटेशन ऑफ स्पेस। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ रेसिंग कार या हैवी व्हीकल में यूज़ करते हैं, जहाँ पर स्पेस कंस्ट्रेंट होता है, जहाँ जगह कम होती है, वहाँ भी हम मल्टीप्लेट ही प्रीफर करते हैं। तो यदि हम बात करें अपने बाइक्स की, तो वहाँ पर आप कभी सर्विस कराएंगे देन यू कम टू नो दैट यू हैव मल्टीप्लेट क्लच प्लेट्स इन योर बाइक्स। ठीक है, इसका नुकसान क्या हो गया, मल्टीप्लेट क्लचेस आर टू एक्सपेंसिव। ये क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड होती हैं इसलिए महंगी भी पड़ती हैं आपकी। मल्टीप्लेट क्लचेस आर हैवी, तो ये इनका ऑटोमेटिकली वजन बढ़ जाता है, क्योंकि जैसा अभी हमने बात करी तो इसमें सिंगल प्लेट ना होके कई सारी प्लेट्स होती हैं, इसलिए इसका वेट काफ़ी इन्हांस हो जाता है। एप्लीकेशंस क्या हैं, द मल्टीप्लेट क्लच आर यूज इन रेसिंग कार्स एंड मोटरसाइकिल्स एज वी सेड अबव। द मल्टीप्लेट क्लचेस इज यूज इन हैवी कमर्शियल व्हीकल्स टू ट्रांसमिट हाई टॉर्क। Thank you so much for watching this video.